कश्मीर लाइफ के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल। आज जो हम इस वक्त लाइव आए हैं, इसका मकसद ये है कि हम आपसे एक ऑथर की मुलाकात कराएं जिनकी किताब का लॉन्च जो है इस वक्त श्रीनगर में हुआ, और इस किताब का नाम है सिटी एज मेमोरी। ये श्रीनगर की बायोग्राफी के बारे में एक छोटी सी कहानी है जो सदफ़ वानी ने लिखी, और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए सदफ़। सबसे पहले अगर हम किताब की बात तो करेंगे ही, लेकिन आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप एक ऑथर हैं, राइटर हैं। ये जर्नी कैसे शुरू हुई? क्या बचपन से शौक़ था या बाद में जाके पढ़ाई के साथ साथ ये शौक़ भी डेवलप हुआ? थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, जैसे बचपन से ही मुझे राइटिंग का बहुत शौक था। जैसा मैं अभी किसी से बात करके उनको बता रही थी, शायद मैंने अपनी पहली पोएम 5th स्टैंडर्ड में लिखी थी। तो हमारे टीचर्स बहुत ही एनकरेजिंग थे। सो मैं अपने इंग्लिश टीचर के पास लेके जाती थी, एंड तो फेल हाजी वो अभी भी पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे इंग्लिश टीचर थे तब भी। सो ही वुड ऑलवेज गिव मी वेरी एनकरेजिंग रिमार्क्स दैट ओह दिस इज रियली गुड, वेरी इमेजिनेटिव। सो आई थिंक उससे एक कॉन्फिडेंस आया दैट ओके मे बी समथिंग जो मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए। उसके बाद आई थिंक कॉलेज में भी अलग अलग तरीके से लिखना शुरू किया, कभी एकेडमिक, कभी नॉन एकेडमिक, नॉन फिक्शन, कभी फिक्शन में भी एकेडमिक राइटिंग में भी कोशिश की। तो हमेशा से शौक तो था, बट हमेशा ये भी कोशिश रही कि अपने लिए एक बेस्ट फॉर्म ढूंढा जाए कि एम आई गुड एट फिक्शन मोर, एम आई गुड एट एकेडमिक राइटिंग, एम आई गुड एट नॉन फिक्शन। तो पिछले कई सालों से वही कोशिश चल रही है। आई ट्राई डिफरेंट थिंग्स। सिटी एज मेमोरी मेरा पहला नॉन फिक्शन प्रोजेक्ट है इन दैट सेंस, और इसमें भी मैंने कोशिश की है कि जो मैंने पहले जिस तरीके से लिखा है उसको थोड़ा थोड़ा इंक्लूड किया जाए टू बिकॉज जो मैंने पहले भी लिखा था आई लाइक्ड द राइटिंग स्टाइल, बट टू फॉर्म अ सिंथेसिस ऑफ सॉर्ट्स ऑफ व्हाट आई डन बिफोर एंड व्हाट आई वांट टू डू इन द फ्यूचर। So I think that's what this was mainly about. आपने अभी जब आप अंदर बात कर रहे थे बुक लॉन्च के इवेंट पे, तो आपने कहा कि मैंने मेडिकल फील्ड से शिफ्ट करके जो है ह्यूमैनिटीज़ में एंटर हुई। और क्या आपको लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने वाले लोग जो हैं वही ज़्यादातर राइटर बन सकते हैं, या राइटर बनने के लिए कोई भी फील्ड जो है वो डिफ़ाइन नहीं होता है? या उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो क्या ज़रूरी है कि जैसे हम सिंपल वर्ड्स में कश्मीर में आर्ट्स कहते हैं, तो क्या उसी फील्ड में होना ज़रूरी है तब जाके आप अच्छे राइटर बनेंगे? आप ये चीज़ मानते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझती हूँ राइटिंग के लिए आपको किसी फील्ड से होना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरे दिमाग में ख्याल आया मैं उसे पेपर पे लिख दूँ और उसे अच्छी राइटिंग कहते हैं। राइटिंग भी एक स्किल है जैसे कि कोई और स्किल। जैसे अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाहें, वीडियोग्राफी सीखना चाहें, पेंटिंग, ये एक स्किल है जिसमें आपको खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपको आउटपुट भी वैसा ही मिले। क्योंकि जैसे कश्मीर में ऐसा बहुत आइडिया होता है कि राइटिंग क्या ही है, आप आंखें बंद करके आप अपना कोई भी इमोशन डाल दें, इट विल प्रोड्यूस आर्ट वर्क, पर ऐसा नहीं है। अभी तक हिस्टोरिकली जितने भी अच्छे अच्छे राइटर्स हैं सब ने बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है हर चीज़ में मेहनत तो चाहिए होती है, एंड राइटिंग इज नॉट एन एक्सक्लूजन। तो मुझे लगता है आपको आर्ट्स में होना ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी फील्ड में हो, बट आप उसको इतनी सीरियसली लें, आप और लोगों का काम पढ़ें, उनके राइटिंग स्टाइल को समझें, फिर अपना क्रिएट करें। बिना कुछ आसपास देखे आप बस शुरू नहीं हो सकते हैं शायद आप, मतलब कुछ लोग हो सकते हैं, बट जनरली एज अ प्रैक्टिस आई थिंक और लोगों से थोड़ा थोड़ा सीखना भी ज़रूरी है। आपने पढ़ने की बात की, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, नॉट जनरलाइजिंग, लेकिन कश्मीर में आजकल काफ़ी लोग लिखते हैं। आपने भी अपनी किताब लिखी, इससे पहले भी आपका बहुत सारा काम जो है वो पब्लिश हुआ है। लेकिन जो नए लोग लिख रहे हैं, जो यंग राइटर्स हैं, जो अपने 20s में हैं, टीन्स में हैं, जो लिखना चाहते हैं, उनके लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है किसी और का काम? क्या रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ लिखने के लिए, या विदाउट रीडिंग भी इंसान लिख सकता है? जी, लिखने का तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ें पहले तो मुझे लगता है आपकी राइटिंग में एक अलग तरीके का रिफाइनमेंट आएगा। वो आपको थोड़ा इट विल हेल्प यू सेट योर सेल्फ अपार्ट थोड़ा, बिकॉज हमसे पहले भी जितने लोगों ने काम लिखे हैं दे हैड समथिंग टू ऑफर टू अस, एंड जब तक हम उनसे सीखेंगे नहीं, हम अपना अलग स्टाइल, वी आर पार्ट ऑफ एन ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन, हम जीरो से शुरू नहीं कर रहे। सो पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप आसपास देखते हैं कि अच्छा ये कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी चल रही है, तो मैं आप इससे अग्री या डिसअग्री करके अपना पर्सपेक्टिव रखता हूँ। अगर आप खुद को एक वैक्यूम में देखते हैं कि बस मैं हूँ और मैंने यहाँ से शुरू किया, तो मुझे लगता है आप थोड़ी इनकम्प्लीट पिक्चर देख रहे हैं, क्योंकि आप चाहें ना चाहें यू आर पार्ट ऑफ अ बिगर कंटिन्यूअस राइटिंग लिटरेरी साइकिल दैट्स गोइंग ऑन। सो वही मुझे लगता है इट्स बेस्ट अगर आप पढ़ें, क्योंकि आपको खुद लगेगा आपकी राइटिंग बेहतर होगी। सो इफ यू आर अ टीनेजर स्पेशली, बिकॉज आई नो टीनेज में मुझे भी था दैट इम्पेशंस कि I can write and reading is slower and more boring, you don't want to do that,
बट आई वुड से बेयर विद इट, इट गेट्स बेटर। ओके, सो अगर हम देखें तो किताब के हवाले से बात करें तो एक लंबी ट्रेडिशन रही है लिटरेरी जर्नीज़ की। बहुत सारे राइटर्स हैं जो लिखते आ रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन उन्होंने काम किया है। अगर हम आपकी मेथोडोलॉजी की बात करें, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपका राइटिंग स्टाइल डिफ़ाइन करता है कि किस तरीके से आपने चीज़ों को अप्रोच किया है, तो मेथोडोलॉजी क्या रही आपकी बुक की, क्या सोच के आपने ये किताब लिखी? जी, इसी चीज़ में जैसे मेथोडोलॉजी डिसाइड करने में एक वो एग्जाम्पल है जहाँ आपको और लोगों का काम पढ़ना इट हेल्प्स यू। तो जैसे मैंने जो मेथोडोलॉजी यूज़ की है लाइफ वर्ड्स की, क्योंकि मैंने अपनी जो बैचलर्स डिग्री थी वो फिलोसफी में की थी, तो तब हमने बहुत टाइम पहले, आई मीन आज से 5-7 साल पहले की बात है ये, तो हमने तब फिनोमेनोलॉजी के बारे में पढ़ा था, और तब मैंने एडमंड हसरल और एल्फ्रेड शूट्स के बारे में पढ़ा था। उनका एक कॉन्सेप्ट था लाइफ वर्ल्ड्स का, जिसका मतलब था कि ऐसा थॉट नहीं है कि देयर इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी आउट देयर जिसको आपको बस समझना है। योर थॉट प्रोसेस, योर रैशनैलिटी प्लेज अ पार्ट इन शेपिंग दैट एक्सटर्नल रियलिटी। सो बेसिकली उस टाइम के पॉजिटिविस्ट स्कूल के अगेंस्ट गई वो बात। तो मुझे लगा, हालांकि इस बात को 7 साल हो गए थे और उस टाइम मुझे बिल्कुल रेलेवेंट नहीं लगा था कि इसका मुझसे क्या ताल्लुक। इस बार जब मैं मेथोडोलॉजी लिख रही थी तो मेरा दिमाग वहां गया कि दैट वाज अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग दैट दे सेड, एंड मे बी आई कैन यूज इट इन द फ्रेमवर्क ऑफ श्रीनगर। आई कैन यूज इट टू थिंक अबाउट मेमोरीज। सो आई थिंक दैट्स द फ्रेमवर्क। जो मेथोडोलॉजी थी वो मैंने फ्रेमवर्क के हिसाब से वो की। मेथोडोलॉजी में मैंने, जब आप फील्ड वर्क की बात करें, एक तो मैंने सेकेंडरी रिसर्च बहुत एक्सटेंसिवली की, जैसे मोहम्मद इसाक खान और GMD सूफी जैसे जो कैनोनिकल वर्क्स हैं उनको हमेशा से ही रेफर करते आई हूँ, और इस बुक में भी काफ़ी मैंने उनको रेफर किया, और अपने इंटरव्यूज भी थोड़ा डिफाइन किए डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई वांटेड टू राइट अबाउट, देन सिलेक्टिंग जो लोग थे, तो वो पार्ट भी इसमें काफ़ी एक्टिव रहा। यू टॉक्ड अबाउट मोहम्मद इसाक खान। उनका काम कश्मीर के हवाले से देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपकी जो किताब है, जितना मैं समझ पाया हूँ, वो बहुत कम है कंक्रीट हिस्ट्री के हवाले से। जैसा मोहम्मद इसाक खान ने कंक्रीट हिस्ट्री के हवाले से ज़्यादा लिखा है, लेकिन आपका कलेक्टिव मेमोरी पे ज़्यादा फोकस है। तो जब आप किताब लिख रहे थे तो आपके दिमाग में ये चीज़ आई कि क्या चीज़ रखनी है किताब में और क्या चीज़ नहीं रखनी है किताब में? क्योंकि मोहम्मद इसाक खान जैसा वो जामे मस्जिद को जब डिफ़ाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो एक एक एलिमेंट, एक एक एस्पेक्ट उसका देखते हैं, लेकिन आपने कलेक्टिव मेमोरी बताई है कि हमने ये देखा, इस शख्स ने ये देखा। तो ये कैसे आपने डिसाइड किया कि क्या इस किताब में रखा जाए और क्या नहीं रखा जाए? यहाँ पर भी मुझे लगता है आपका जो बैकग्राउंड होता है, जो आपने पढ़ाई की होती है, आपकी हमेशा उस तरफ थोड़ी बेंड रहती है। जैसे वो हिस्टोरियन थे, तो जिस लेंस से वो चीज़ों को देखते थे वो बड़ी हिस्ट्री बेस्ड होती थी कि मुझे इस चीज़ की डिटेल चाहिए, इस चीज़ की। क्योंकि मेरी ट्रेनिंग सोशियोलॉजी में थी, तो मेरे दिमाग में हमेशा कलेक्टिव और कम्युनिटी एक एंगल रहता है जो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो इस बारे में भी जब मैंने श्रीनगर के बारे में लिखना शुरू किया, पहले मैंने अपनी मेमोरीज से शुरू किया, तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, मेरी मेमोरीज तो इंपॉर्टेंट है, पर क्या ये सब कलेक्टिव लेवल पे भी ट्रू है? ये सिर्फ मेरी इंटरप्रिटेशन है या मेरे आसपास लोगों को भी ऐसा लगता है? सो आई थिंक वहां से मेरा वो शिफ्ट टुवर्ड्स कलेक्टिव हुआ। लेकिन ये भी है कि आपको साथ साथ हिस्ट्री भी बहुत इन्फॉर्म करती रहती है। जैसे कि कुछ आर्किटेक्ट से भी मैंने बात की, तो उनका एंगल बहुत मटेरियल कल्चर्स को लेकर था, बिल्डिंग्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर था। तो फील्ड वर्क में जब आप जितने अलग लोगों से बात करें, उससे आपको पता चलता है एक अलग लेंस आती जाती है। इट एनरिचेस योर वर्क, पर कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है, बिकॉज यूर लाइक मैं कितने लेंस साथ में हूँ। So, but I think generally it's a very good exercise, अलग अलग इंटरडिसिप्लिनरी लोगों से बात करना। आप खुद श्रीनगर से नहीं हैं आपने, लेकिन श्रीनगर के बारे में लिखा है। तो आप बारामुल्ला के रहने वाले हैं, यू आर फ्रॉम वरमुल। तो क्या आपको लगा कि कितना सारा टाइम आपको श्रीनगर में स्पेंड करना पड़ा पर्सनली, या आपने घर बैठ के लोगों से जो बात की उस बेसिस पे ये किताब लिखी है? और जो नैरेटिव शेप किया है आपने, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है श्रीनगर के हवाले से, या महज जो लोगों से बात हुई है उस बेसिस पे किताब लिखी गई? जी, इसमें देयर इज अ बिट ऑफ बोथ। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और थोड़ा वो कलेक्टिव एक्सपीरियंस भी है जो मैंने लोगों से बात की। बारामूला में रहने के बाद लाइक मैं वरमुल से हूँ और मेरे अबू का मातामाल यहाँ पर है, सो श्रीनगर से वो ताल्लुक तो हमेशा रहा है, काफ़ी कजन्स वगैरह रहे, पर मैंने कभी इसको एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ बुक नहीं देखा था बिफोर आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इट। सो वंस आई टुक दैट टर्न, तो मुझे बहुत अलग चीज़ें ऑब्जर्व करने को भी मिली, बिकॉज जब when your mind starts getting activated in a particular direction, you start noticing all those things. So
कुछ लोगों के लिए मैं यहीं पर आई, उन लोगों से बात की, तो काफ़ी आना जाना रहा उन दिनों फील्ड वर्क के लिए। मैं यूजुअली फुल टाइम वर्क करती हूँ, तो मैंने अपने काम से भी छुट्टी ले ली थी 2-4 महीने के लिए, बिकॉज आई वॉन्टेड टू इमर्स माई सेल्फ। वरना कुछ टाइम पार्ट टाइम काम भी किया, लेकिन कुछ लोग जो अवेलेबल नहीं थे और कुछ लोग जिनको ज़्यादा कंफर्टेबल लगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करना, उनसे वैसे भी हुई। सो मेरे ख्याल से मोस्टली ये था कि जैसे आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको अपना टाइम दे रहे हैं, जो उनके लिए कंफर्टेबल है, मेरे लिए वही प्रेफरेंस रही। ओके अगर हम श्रीनगर की बात करें, जैसा अंदर भी अभी डिस्कस हो रहा था कि जब हम ग्रो हो रहे थे और हम 10 साल पुरानी बात देखें तो श्रीनगर काफ़ी बदला है बाकी शहरों के कंपैरिजन में। अगर कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर में काफ़ी चेंज है। तो क्या आपको लगता है कि कोई एक स्ट्रगल है बिटवीन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्निटी, और किस तरीके से नेविगेट किया जाए जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो मॉडर्निटी को चेंज कर रही है, या मॉडर्निटी जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच को हमारी चेंज कर रही है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं सोचते हैं ऐसी चीज़ें कि जो नई चीज़ आ रही है वो हमारे कल्चर को इम्पैक्ट करती है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें हो रही है, और अगर हो रही है हाउ कैन वी नेविगेट? जी, मतलब वो क्लैश जो है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न, मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही पुराना क्लैश है, और हर सिविलाइजेशन को एट वन पॉइंट और द अदर उस चीज़ को फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें हैं देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी टू प्रिजर्व देम। मॉडर्निटी को अब थोड़ा स्केप्टिसिज्म से देखते हैं, इज इट गुड फॉर अस और गुड नॉट। आई थिंक इसका सोल्यूशन जो मुझे लगता है, अप्रोच जो है कि यू हैव टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ बोथ, क्योंकि आप ऐसा कोई कल्चर जो नई चीज़ों को एक्सेप्ट ना करे वो सर्वाइव भी नहीं कर पाता। तो आपको थोड़ी ओपन माइंडेडनेस तो चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कि आप हर नई चीज़ के लिए पुरानी चीज़ को डिस्कार्ड कर दें, कि क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है हर चीज़ नई जो है वो अच्छी है। तो मुझे लगता है वहाँ थोड़ा हमें एज अ कल्चर थोड़ी क्रिटिकल लेंस चाहिए कि अच्छा ये नई चीज़ आ रही है, अच्छी है तो एक्सेप्ट की जाए, इज इट हेल्पिंग अस एट अ कम्युनल लेवल, तो वरना वी शुड ऑल्सो बी ओके विद रिजेक्टिंग थिंग्स, क्योंकि हम तक चीज़ें पहुंच रही हैं, पर हर चीज़ ज़रूरी नहीं है अच्छी हो। अगर इस किताब के हवाले से देखें तो इस किताब में मुग़ल रूल भी लिखा गया है, इस किताब में श्रीनगर की ड्रेनेज प्रॉब्लम भी लिखी गई है। तो ये दो अलग साइड है, एक ही कॉइन है बेशक, लेकिन दो अलग साइड्स हैं। आजकल जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं शायद आज से 100 साल पहले वो प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ये कैसे दिमाग में आई ये चीज़ें? एक बहसत राइटर, एक राइटर या एक ऑथर जो हैं वो ये लिखे कि हमारी हिस्ट्री भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारी मॉडर्न प्रॉब्लम्स इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ों का मिक्सअप कैसे किताब में आया? ये थोड़ा मुश्किल तो था, क्योंकि जैसे कि जब मैंने किताब लिखनी शुरू की तो मैंने बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट अज्यूम किया था, क्योंकि मैं खुद कश्मीरी हूँ, तो मुझे ये चीज़ें पता थी और मुझे लगा नहीं ये इतनी इंपॉर्टेंट है कहने के लिए कि ये रूलर आया वो रूलर आया। लेकिन वहाँ मेरे एडिटर का काफ़ी हाथ था, क्योंकि वो पूछती रहती थी कि ये तुमने कॉमेंट का इसका मतलब क्या है, इलैबोरेट, गिव अ रेफरेंस। सो आई थिंक उससे मुझे आइडिया है कि जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ें मुझे पता, आई कांट अज्यूम दैट कॉन्टेक्स्ट। इसीलिए जैसे मुगल रूल, क्योंकि कश्मीर में तो मोस्ट लोगों को पता ही है मुगल रूल आया था, ये हुआ था वो हुआ था, तो हर चीज़ एक बार कहनी पड़ी। पर ये चीज़ें क्योंकि मेरे लिए ऑलरेडी पता था कि मोस्ट कश्मीरीज को पता ही होंगी ये चीज़ें, फिर ये भी इंपॉर्टेंट था कि अगर उनको ये चीज़ें पता है फिर वो किताब क्यों पढ़े, आपको कुछ तो नया कहना होगा। कि इतनी सारी हिस्ट्री बुक्स लिखी गई हैं, and you can't be Kashmir specific only. Exactly, because also I wanted to chart Kashmir in relation to the rest of the world, because जैसे जो हमारी चेंजेस आ रही हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम बदल रहे हैं, कि दुनिया भी बदल रही है हमारे इर्द गिर्द, and a lot of time we're responding to those changes. So which is why I had to put it on that map and be like, okay, there are some external factors also at play. We're constantly in conversation with the rest of the world. ऐसा नहीं है कि हम दुनिया से कटे हुए हैं और हमारा अलग से कुछ सेटअप चल रहा है. So I think that's why it was a bit more important to show that Mughals are seen as a bigger entity in India, और probably दिल्ली सल्तनत, like दिल्ली के हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में आप मुगल्स को ज़्यादा उनकी बात करेंगे, लेकिन कश्मीर में भी उनका सिग्निफिकेंट रोल रहा है, बिकॉज हम सिल्क रूट पे थे। तो इन चीज़ों को मुझे लगा पॉइंट आउट करना, इंटरेस्टिंग कनेक्शंस हैं, जैसे किसी को इंटरेस्टिंग लगे दे कैन डेवलप इट फर्दर, बट मुझे लगा इट्स गुड टू ड्रॉ दोज लिंक्स कि आप एक मैप बनाएं किसी और को अगर पढ़ना चाहें। सो अगर हम पब्लिकेशन के हवाले से बात करते हैं, जैसा आपसे सवाल भी हुआ था कि कई सारे लोग तो लिखते हैं बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पब्लिश कौन करेगा। एंड आजकल एक ट्रेंड भी है सेल्फ पब्लिशिंग की, कि पैसा दे देते हैं, और उस पर भी एक नेगेटिव कमेंट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं माँ बाप के पैसे यूज़ करते हैं और फिर वो पब्लिश करते हैं। क्या दो चीज़ें हैं इस सवाल में, पहली चीज़, क्या सेल्फ पब्लिशिंग जो है, वो जो सेल्फ पब्लिकेशन का कल्चर है, क्या ये सही है, क्या एक राइटर की ग्रोथ के लिए अच्छा है? और दूसरा, अगर कोई सेल्फ पब्लिशिंग नहीं करना चाहता है तो उस राइटर की, उस ऑथर की क्या अप्रोच रहनी चाहिए कि उसे एक अच्छा पब्लिशर मिले?
सेल्फ पब्लिशिंग के बारे में मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक अप्रोच हो सकता है, लेकिन आपको उस लेवल का मतलब आपको थोड़ा एक्सपर्ट होना होगा अपने क्राफ्ट पे। जैसे कि अगर आप एक फर्स्ट टाइम राइटर हैं और यंग है अभी, तो प्रोबेबिलिटी कि आपको एक टीम की जरूरत ना पड़े, एडिटोरियल टीम से इंसान बहुत कुछ सीखता है। सो मेरे हिसाब से आपके लिए एक बेटर अप्रोच रहेगा गोइंग थ्रू अ कन्वेंशनल पब्लिक हाउस। जैसे कुछ लोग, जैसे राणा योग, उन्होंने अपनी किताब सेल्फ पब्लिश की थी एंड इट वाज वन ऑफ द मैसिव हिट्स, पर उनकी किताब थोड़ी सी एक्सेप्शन है। यूजुअली सेल्फ पब्लिशिंग के साथ नहीं होता, क्योंकि आपको बहुत सारे काम होते हैं जो, अगर आप राइटर हैं, आपको पब्लिसाइज करना है, एडिट करना है, डिजाइन करना है, आप हर चीज अच्छे नहीं कर सकते। एंड आई थिंक इट्स वाइज टू नो दैट मैं हर चीज सही से नहीं कर सकता एंड डेलीगेट दैट वर्क। तो इससे मुझे लगता है अगर आपके पास इतना कैपिटल है कि आप हायर कर सकते हैं डिजाइनर्स अपने बिहाफ पर, आप पब्लिशिंग में डाल सकते हैं और आपको अपने क्राफ्ट पे इतना कॉन्फिडेंस है, सो मे बी इट्स गुड। अगर आप अभी यंग हैं तो आई वुड सजेस्ट होल्ड ऑफ थोड़ा, जब तक आपको लगे कि आपके क्राफ्ट में वो मेच्योरिटी आई है। पब्लिशिंग हाउसेस के हवाले से मुझे लगता है कि एक तरीका ये भी है कि आप फुल बुक लिख के उनको सबमिट कर दें, बिकॉज दैट्स व्हाट यूजुअली पीपल डू। वरना ये भी है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप 1 या 2 किताबें, मतलब 1 या 2 चैप्टर लिखकर उनको सबमिट करें, फिर वो आपको अप्रोच करते हैं, दे हेल्प यू डेवलप इट फर्दर। और मतलब मैं तो कहूँगी कि आप मायूस ना हो क्योंकि बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेज या मैगजीन्स जिनको आप स्टोरीज भेजते हैं, वो आपकी बुक्स रिजेक्ट करते रहेंगे। इट्स बिकॉज समटाइम्स इट डज नॉट फिट वेल, बट दैट डज नॉट मीन इट्स नॉट गुड। सो इसीलिए वो डिसअवॉइड हो जाना कि मैंने 2 मैगजीन्स को भेजी थी या मैंने अपनी पहली किताब इतने बड़े पब्लिशर को भेजी एंड दे रिजेक्टेड इट, आई थिंक इस चीज पे मायूस होना इज नॉट वेरी वाइज। आपको थोड़ा ट्राई करते रहना पड़ेगा। पब्लिशिंग इंडस्ट्री बहुत कंपेटिटिव है, तो आपको उस चीज का भी थोड़ा ख्याल रखना है कि यू आर ऑल्सो कम्पीटिंग अगेंस्ट अ लॉट ऑफ पीपल, बट आई वुड सजेस्ट टू कीप ट्राइंग, क्योंकि इंटरनेट के साथ एटलीस्ट ये फायदा हुआ है कि आप बहुत चीजें विद इन आपकी रीच आ गई हैं। जैसे कि 10 साल पहले इम्पॉसिबल था, आपको यहाँ से दिल्ली जाकर किसी शायद पब्लिशर को अपना बुक देना पड़ता, बॉम्बे जाना पड़ता, नाउ यू कैन जस्ट ईमेल पीपल। तो इन सहूलियतों का आप थोड़ा फायदा भी उठा सकते हैं, बट आई वुड से इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, तो आपको बहुत पेशेंस से काम लेना होगा। क्या डूज एंड डोंट्स हैं एक राइटर के लिए जो उसे अपनी किताब में ख्याल रखना चाहिए अगर उसे किसी अच्छे बड़े पब्लिशिंग हाउस में अपनी बुक जो है पब्लिश करवानी? मैं आई थिंक ये तो बहुत सब्जेक्टिव होता होगा लोगों के लिए, बट मेरे ख्याल से जो कुछ प्रैक्टिसेस, जनरल प्रैक्टिसेस मैं फॉलो करती हूँ कि जैसे आप कोशिश करें, आप अपनी रिसर्च हमेशा बहुत ही क्लियर रखें, कि आप चीजें ऐसे ना कहें जिनकी आपके पास कोई बायस नहीं है। अगर आपने कोई क्लेम किया है उसका सोर्स रखें, आपने कोई आर्ग्यूमेंट किया उसको एक्सप्लेन करें, व्हाई डज दैट मेक सेंस टू यू, बिकॉज अदरवाइज समटाइम्स इट्स जस्ट प्लेजरिज्म। तो अपनी रिसर्च, बैकग्राउंड रिसर्च हमेशा काफी क्लियर रखें। अपने राइटिंग स्टाइल में बिफोर आप सबमिट करें किसी चीज को, एडिट द ड्राफ्ट 5-6 टाइम्स। पहला ड्राफ्ट कभी सबमिट ना करें, क्योंकि जो आपका पहला ड्राफ्ट है वो आपका वर्स्ट ड्राफ्ट होगा। आप अभी लिखें, 1 हफ्ते बाद रिविजिट करें, 1 हफ्ते बाद फिर रिविजिट करें। आप खुद को टाइम दें उसको थोड़ा मैरिनेट होने का और फिर उसको इम्प्रूव करने का। बिकॉज अगर आपको लगता है आपने फर्स्ट ड्राफ्ट टाइप करके भेज दिया, इट्स अ वेरी वेरी बैड लाइक थिंग टू डू, नेवर डू दैट, क्योंकि यू इम्प्रूव एज यू राइट। एंड पहली चीज, वन मेजर टू डू दैट जो मैं कहूँगी, इफ यू हैव अ गुड आइडिया, राइट इट डाउन। अब ऐसा ना सोचे कि मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी नॉवल का आइडिया है, कल लिख दूंगी, परसों लिख दूंगी, क्योंकि वो खो जाते हैं एंड यू नेवर गेट देम बैक, योर माइंड इज अमेज, सो यू हैव टू एक्नॉलेज दैट। सो आई वुड से कि यू शुड स्टार्ट राइटिंग, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट टू राइट, बट लिख दीजिए। कुछ खराब भी लिख रहे हैं, अगले साल बेहतर हो जाएगा, उसके अगले साल। Basically, if you are a writer, you should be in for a longer haul because it's a slower process. It's not a very glamorous process when you write. जब publish हो जाता है फिर कुछ दिनों के लिए सब बहुत glamorous लगता है, but उसका background work बहुत unglamorous होता है. You sit in a dingy room, you sit in a quiet room, you're just typing all day. Sometimes आप 3 दिन काम करेंगे और वो सब बकवास होगा. Be okay with that कि होता है, सबका ऐसा ही होता है. आपकी किताब को कितना टाइम लगा लिखने में? मेरी किताब को 2 साल लगे. 2 साल लगे. इससे पहले आपने कहा कि मैं एक नॉवल पे भी काम कर रही हूँ जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है. वाई इज इट सो कि ये अक्सर राइटर्स कहते हैं कि कभी कोई प्रोजेक्ट आ जाता है और वो रह जाता है और कोई प्रोजेक्ट उसके कई साल बाद आता है, वो फिनिश हो जाता है. क्या राइटर्स ब्लॉक एक चीज़ है जो कहते हैं कि होती है? क्या वो एक रीज़न है या कुछ और रीजंस है कि आपके पास पब्लिशिंग हाउस खुद चल के आया तो आपने सोचा पहले ये प्रोजेक्ट कर दूं, वो रहने दूं? जी बिल्कुल,
दोनों ही चीज़ें सच है। राइटर्स ब्लॉक तो बहुत ही रियल चीज़ है। इस बुक के दौरान भी ऐसा 1 महीना 2 महीना है जबकि एक वर्ड नहीं लिखा जा रहा था, बट यही था कि देन यू हैव टू यूटिलाइज दैट टाइम। ठीक है, अभी लिखा नहीं जा रहा तो ज़्यादा रीडिंग की जाए, इस टाइम में ज़्यादा फील्ड वर्क किया जाए, उस तरह आपको थोड़ा पिवट करना पड़ता है। सॉरी, आपका दूसरा सवाल क्या था? मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपके पास आपने कहा कि इस किताब के लिए पब्लिशिंग हाउस ने आपको अप्रोच किया। जी 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 हाँ। तो क्या वो एक रीज़न है कि जिसके लिए पब्लिशिंग हाउस नहीं है, जो पुराना प्रोजेक्ट है वो साइड पे रह गया, वो शेल्फ हो गया, लेकिन जिसके लिए पब्लिशिंग हाउस आ गया वो बाद का प्रोजेक्ट है और वो कंप्लीट हो गया? जी बिल्कुल, मुझे लगता है साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट होता है इससे, क्योंकि वो नॉवेल जो मैं शुरू कर रही हूँ बहुत टाइम से, हमेशा वो अनश्योर इंसान होता है कि ठीक तो मैंने लिखा पर किसी को पसंद आएगा, किसी को अच्छा लगेगा, पर यहाँ क्योंकि पब्लिशर ने ऑलरेडी कहा था आप लिख लो, हम पब्लिश कर लेंगे, तो आपको ये था कि ये तो दिस हैज अ फ्यूचर। वहाँ आपको लगता है कि इसका फ्यूचर है नहीं है, वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर रहता है। और ऑल्सो राइटिंग में एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है कि आपको सेल्फ ड्रिवन होना होता है। आप खुद अपनी डेडलाइन सेट करते हो तो आप हमेशा उसको बहुत इजीली पुश भी कर लेते हो कि इस महीने नहीं अगले महीने। सो अकाउंटेबिलिटी नहीं आती खुद में जब तक कोई एक्सटर्नल पार्टी ना हो, इसलिए मुझे उसके साथ साथ अगर हम देखें राइटिंग का जो प्रोसेस है काफ़ी क्रिएटिव प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप उठ के आगे बैठे, आपने अपना सिस्टम, अपना टाइपराइटर खोला एंड यू स्टार्ट राइटिंग। इट्स अ वेरी क्रिएटिव प्रोसेस। सो क्या एक राइटर को डेडलाइन देना सही चीज़ है कि उसे डेडलाइन दी जाए कि इस 6 महीने में आपका प्रोजेक्ट है ये मुकम्मल हो जाना चाहिए? क्योंकि आपने खुद कहा ठीक है बॉर्न राइटर्स तो होते हैं, बट स्टिल क्रिएटिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट। आप विद टाइम ग्रो करते हैं हर एक चीज़ में। अगर आप बॉर्न पेंटर हैं लेकिन विद टाइम आपकी पेंटिंग जो है बेहतर होती जाएगी, तो वैसा ही राइटिंग में भी होता है। तो क्या डेडलाइंस इम्पैक्ट करती है राइटिंग के प्रोसेस को? जी, मुझे लगता है हर क्रिएटिविटी की प्रोसेस में थोड़ा अकाउंटेबिलिटी होनी ज़रूरी है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, अगर आप किसी और के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि वरना आप यू विल नेवर रीच एन एंड। क्योंकि हमेशा आपको लगता रहेगा टुमारो विल बी अ बेटर डे, टुमारो विल बी आई विल बी अ बेटर राइटर, बट एट वन पॉइंट यू हैव टू मेक पीस विद इट दैट दिस इज एज गुड एज इट गेट्स। मे बी आई राइट अ बेटर बुक, दैट कैन बी माई नेक्स्ट बुक। एंड समटाइम्स टेकिंग अननेसेसरी प्रेशर, जैसे अगर आपकी पहली किताब है, इट प्रोबेबली वोंट बी योर बेस्ट वर्क, इट्स नोबडीज बेस्ट वर्क, यू इवॉल्व एज अ राइटर, देन यू प्रोड्यूस बेटर वर्क। सो अपने आप पर अनड्यू प्रेशर ना लें कि आई एम राइटिंग माई फर्स्ट बुक एंड इट विल बी द बेस्ट बुक दैट हैज बीन एवर पब्लिश्ड ऑन कश्मीर, बिकॉज इट वोंट बी लाइक, एंड बी ओके विद दैट। आई थिंक वो कभी कभी हमारा वो एरोगेंस नार्सिसिज्म भी आता है कि मैंने किताब लिखी तो सबसे अच्छी होगी, बट आई थिंक खुद को थोड़ा वो ये करना, हम्बल करना कि ठीक है, आई एम ओनली ट्राइंग टू जॉइन द कॉन्वर्सेशन, आई एम नॉट ट्राइंग टू डोमिनेट द कॉन्वर्सेशन। आई थिंक दैट टेक्स द प्रेशर ऑफ यू। That's very important also. Yeah. That's very. Last में आपसे पूछना चाहूँगा, what is the next project you are working on? क्या वो नॉवेल अब कंप्लीट हो जाएगी या किसी और चीज़ पे आप काम कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह, अभी तो इरादा है कि I'll take a look at it and see if I have some discipline. वरना मुझे शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट फिक्शन लिखने का बहुत शौक है। If the novel is not getting anywhere, I think I'll just create an anthology of short stories of sorts, because I think short stories क्योंकि compact होती हैं, it's less pressure. So मेरा वही approach रहा है। If something looks too hard, pick up an easier thing until you get there. Just don't stop, because I think if you stop, then it's very hard to restart. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। सो दिस वाज सदफ फानी। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।